अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट उस्मान साबिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खे खबर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ डॉक्टर मुनीर अहमद चौधरी साहब। तो डॉक्टर साहब, आपने अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया? जी, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरी पत्तोगी के शहर से ही है। पुरानी मंडी मेरा अपना होम टाउन है, अपना इलाका है, ओल्ड सिटी जी। वहाँ से जो सरकारी स्कूल है जी, तो वहाँ से मैंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन की है। जी। उसके बाद क्या आप एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री भी गए? जी बिल्कुल। पहले जो बेसिक एजुकेशन करने के बाद फिर मैंने मैट्रिक तक मेरी एजुकेशन पत्तोकी में थी। जी। मैट्रिक के बाद एफएससी मैंने की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। आई एम ओल्ड राबियन जी, जहाँ अल्लामा इकबाल भी पढ़ते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। आई एम प्राउड टू बी ए राबियन। जी। उसके बाद फिर मैंने मेरिट अचीव किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, जी। निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान। जी। तो अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं म्यों हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज को मैंने ज्वाइन किया। जी। वहाँ से मैंने स्पेशलाइज़ किया। जी। तो उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैं यूके गया। जी। मेडिकल की तालीम के दौरान सबसे मुश्किल मरहला कौन सा था? उस्मान, बेसिकली मेडिकल ओवरऑल ही मुश्किल है। जी। ये हम घर में बैठे फील करते हैं कि शायद डॉक्टर की लाइफ बड़ी कंफर्टेबल है। जी। तो ये जो हम जब स्टूडेंट थे तब भी बड़ा मुश्किल प्रोसेस है जिससे हम गुज़र के मतलब आते हैं यहाँ तक डॉक्टर। जी। फिर जब हम हाउस जॉब करते हैं या स्पेशलाइज करते हैं जी। तो हम 24 घंटे काम करते हैं वहाँ पे। जी। ठीक है। हमारी कई ईदें हस्पतालों में गुजरी हैं। जी। 14 अगस्त आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ मना रहे होते हैं और हम अस्पतालों में ही मना रहे होते हैं। जी। आपने नोट किया कि ईद है या कोई 14 अगस्त है या कोई त्यौहार है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फैमिली के साथ, और खुदा न खासा इमरजेंसी हो गई है, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो पूरी टीम बैठी होती है। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। यस। तो ये जो ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है ना डॉक्टर का, वो बड़ा टफ है, मुश्किल है। ठीक है जी। तो थ्रू एंड थ्रू एंड तक ऐसे ही रहता है। सर, आपकी स्पेशलिटी कौन सी है? मेरी स्पेशलिटी जो है वो है एनेस्थीसियोलॉजी। जी। एनेस्थीसिया जी। वेरी वेरी क्रिटिकल प्रोफेशन, जी। जिसमें वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में बड़े कम लोग आते हैं। जी। ठीक है। उसकी वजह बड़ा सेंसिटिव काम है जी। कि मरीज को कैसे बेहोश करना है जी। और कैसे उसको एनेस्थीसिया से आउट करना है। जी। ठीक है। और यही एक प्लेटफॉर्म है जो एनेस्थेटिस्ट एक ऑपरेशन थिएटर में किसी सर्जन को या गायनेकोलॉजिस्ट को देते हैं। जी। और उसके साथ साथ मैंने जो मेरी सुपर स्पेशलिटीज़ हैं वो इंटेंसिव केयर है, शोबा इंतहाई निगहदाश्त। जी। सारे टीचिंग अस्पताल में बड़े बड़े एक बने होते हैं शोबा इंतहाई निगहदाश्त, जहाँ मोस्ट क्रिटिकल केसेस पड़े होते हैं। जी। कि मरीज जिंदगी और मौत के बीच वहाँ लेटे होते हैं। जी। तो वो भी हम जैसे लोग एनेस्थेटिस्ट उसको डील करते हैं। जी। और तीसरी जो मेरी स्पेशलिटी है वो पेन मैनेजमेंट है। पेन ऑफ एनी ओरिजिन, जिसम में जहाँ दर्द है वहाँ हम ब्लॉक लगाते हैं, पेशेंट पेन फ्री हो जाता है, दवाई खानी नहीं पड़ती और मरीज कंफर्टेबल हो जाता है। जी। जी। जो तीसरी टर्म आपने बताई है, इसके बारे में कुछ आप मज़ीद बताएं। पेन मैनेजमेंट आजकल ना दुनिया में एक लेटेस्ट एक क्राइटेरिया चल रहा है, एक लेटेस्ट टेक्निक चल रही है। जी। दर्दें तो होती हैं, आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस ऑफ एनी ओरिजिन। ठीक है। जोड़ों की दर्दें हैं, शैटिका है, मोरों के कोई मसले हैं, कोई माइग्रेन है, कोई दिमाग का कोई मसला है। जी। ये दर्दों के इश्यूज तो आते हैं और मरीज़ पहले, आज से पहले, जी, इस टेक्नोलॉजी से पहले लोग बेचारे दवाइयाँ खा खा के अपने मैदे भी ख़राब करते थे। जी। और फिर उनकी ना दवाइयों की वजह से कोई गुर्दों पे असरात आ जाते थे, जिगर पे असरात आ जाते थे। जी। तो फिर इस पे रिसर्च हुई, गोरों ने रिसर्च की। ठीक है। अमेरिका में और यूरोप में रिसर्च हुई तो उन्होंने एक नई मेथड निकाले कि इतनी ढेर सारी दवाइयों से बेहतर है कि जो आपको ऑर्गन तंग कर रहा है उसकी जो नर्वस सप्लाई है उसको ब्लॉक कर दें। जी। और पेशेंट पेन फ्री हो जाता है। ये बड़ा ड्रामेटिक है। बिल्कुल। ये तो मेरे पास कभी मरीज़ हो और आप मेरे मौजूदगी में हो ना,
तो मैं आपको दिखाऊं, इतना ड्रामेटिक इसका रिजल्ट है कि मरीज को हम टीका लगाते हैं जी। और मरीज की हम 10-10 बैठ के निकाल देते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल कंफर्टेबल, वेरी हैप्पी वो वापस जाता है। मरीज और डॉक्टर के दरमियान एतमाद कितना जरूरी है? ये उस्मान, इत्मीनान के बगैर तो अगली गेम चल ही नहीं सकती। जी एक कॉन्फिडेंस ही होता है जो मरीज और डॉक्टर के बीच है, जी ये डॉक्टर ने भी बनाना होता है, और मरीज अगर रेगुलर है तो मरीज भी गेन कर लेता है। देखिए, एक मरीज रेगुलर अपने एक डॉक्टर को चेक करा रहा है तो वो उसको 100% कंफर्म होता है ये मेरा डॉक्टर है, ये मेरी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, और खुदा ना खास्ता कभी कोई इशू ज़िंदगी में बन जाएगा तो ये टैकल कर लेगा। जी। और मरीज को भी, डॉक्टर को भी पता होता है जी कि ये जो पेशेंट है रेगुलर मेरा पेशेंट है, इसकी बैकग्राउंड में ये इश्यूज़ हैं। जी ठीक है, और वो कोई भी इशू लेके आता है तो उसको बैकग्राउंड में पूरी हिस्ट्री का पता होता है। जी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये मरीज और डॉक्टर के दरमियान होना चाहिए जी। और ये रेगुलरिटी से आता है। ठीक है, मरीज अगर रेगुलर आपके पास विजिट करता रहे, फॉलोअप करता रहे, ये मरीज डॉक्टर का कॉन्फिडेंस तब भी बिल्टअप होता है। जी जी। तो इसलिए आपके कहने के मुताबिक कि डॉक्टर भी बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। यस, देखें, अगर बार बार डॉक्टर चेंज करेंगे, आपको कोई ऐसे बैकग्राउंड में ऐसे इश्यूज हैं, जी नए डॉक्टर को नहीं पता चलेगा। जी आप छोटे से मसले के लिए उस डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई ऐसी मेडिसिन दे जिससे उसके बैकग्राउंड में जो मसले हैं वो ट्रिगर कर जाए, जी, वो ज़्यादा हो जाए। बतौर डॉक्टर आप जहनी दबाव को कैसे संभालते हैं? ये मुझे अभी याद पड़ता है कि 95 में जब मेडिकल कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ था, जी तो अनाटमी हमारा सब्जेक्ट था। जी उसमें ना डेड बॉडीज़ पड़ी होती हैं। जी हम अनाटमी को स्टडी करते हैं, जी। स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, उसको अनाटमी कहते हैं। ठीक है, जी। उसमें मुर्दे पड़े होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे टीचर्स हमें पहले से इस लाइन पे लाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस जी बहुत ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए, जी आपने घबराना नहीं है। ठीक जी। है, और वो कॉन्फिडेंस के बगैर तो फिर मेडिकल प्रोफेशन में बंदा सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया पर मौजूद तबी मालूमात पर कितना एतमाद करना चाहिए? अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये ना टॉपिक है, जी। वेरी इंपॉर्टेंट। जी सोशल मीडिया आप सर्च करें, कोई जी। भी टॉपिक सर्च करें, जी उसमें दो तरह के लोग बैठे हैं सोशल मीडिया में। जी एक क्वालिफाइड बंदा बैठा है, जी एक फरलू बंदा बैठा है। जी फरलू को समझ रहे हैं आप? जी मैं समझ रहा हूं। नॉन क्वालिफाइड बिल्कुल। एक बैठा है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। जो क्वालिफाइड है, देखें, उसने साइंस पढ़ी है, उसने जी। थीसिस लिखे हैं, उसने रिसर्च की है, बिल्कुल। उसने बॉडी देखी है, उसने ऑपरेशंस किए हैं। बिल्कुल। ही नोज बेटर। जी बिल्कुल। तो ऑलवेज आप देखें, अगर कोई प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है तो उसको ज़रूर फॉलो करें। जी। जो नॉन प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल फॉलो ना करें। जी। और एक बात और है, हमेशा मेजॉरिटी लोगों को नॉन प्रोफेशनल लोग ज़्यादा अच्छे करते हैं, बिल्कुल। फील करते हैं, बिल्कुल। वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा। हिप्नोटाइज ये वो बात ही वो करते हैं जो मरीज को अच्छी लगती जी, है। बिल्कुल। मैं मिसाल देता हूँ जी कि एक शुगर का मरीज आया, एक प्रोफेशनल बंदे के पास आया तो उसने मीठा बंद कर देना है। ठीक है, जी। तो वो मरीज को शायद अच्छी ना लगे। जी ऑन दी अदर हैंड, जी। अब वो क्वैक के पास जाता है या वो जो दूसरा बंदा है जो प्रोफेशनल नहीं है, अगर उसके पास जाता है तो उसने कहना ये मीठा खाएं तो मरीज को तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल ऐसा। मरीज ने कहना जी वो फलाने ने, डॉक्टर मनीर ने मेरा मीठा बंद कर दिता जी ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? बिल्कुल ऐसा ही डॉक्टर है। मनीर ਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, लगेगा। ਉਹਨਾਂ कहने इनकी गल ही सुनो। बिल्कुल ऐसा सर, लेकिन बिल्कुल ये ऐसा। रियलिटी नहीं है उस्मान। बिल्कुल। रियलिटी ये है जो प्रोफेशनल बंदे काम कर रहे हैं उसको फॉलो करें जी। ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है, वो जो प्रोफेशनल बंदे हैं वो दूर की सोच रहे हैं। जी वो ये सोचते हैं कि जो मेरा मरीज है इसके साथ फ्यूचर में भी कोई मिसहैप ना हो, कोई जी। कॉम्प्लिकेशन ना हो। जी ठीक है, तो ऑलवेज फॉलो योर प्रोफेशनल डॉक्टर्स। जी इनको चेक करने का कि ये प्रोफेशनल है या नहीं कोई पैमाना? जी, आप उसका जो बैकग्राउंड में देखेंगे तो वो पता चल जाएगा ये MBBS डॉक्टर है, जी ये हकीम है, जी। या होम्योपैथिक है। जी तो उसकी आप डिटेल में हिस्ट्री लेंगे तो वो डिटेल में आपको सारा आइडिया हो जाएगा। जी। ठीक है, कि ये डॉक्टर है या नहीं है। जी। प्रोफेशनल मीन कम अज़ कम MBBS होना चाहिए। जी। तो इसके क्राइटेरिया और भी हैं। जी इसके अलावा फिर FCPS और FRCP, FRCS जो इंग्लैंड से, अमेरिका से लोग क्वालिफाई करके आते हैं, जी। वो बहुत नॉलेज रखते हैं। तो वो उनके क्लिनिक के बाहर उनकी डिग्रियां अवेज़ा भी होती हैं। जी उनके लेटर हेड्स पे भी लिखा होता है जी। कि ये डॉक्टर है।
جی اور وہ آسانی سے پتہ چل سکتا ہے جی کہ یہ پروفیشن ڈاکٹر ہے یا نان پروفیشن ڈاکٹر ہے. جی آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتا ہے بڑے کیسز آتے ہیں کہ فیک ڈگریز کے ساتھ ڈاکٹر کام کر رہے ہیں, ان کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حکومت آئی تھنک آلریڈی کام کر رہی ہے اور بڑے اچھے لیول کا کام کر رہی ہے. جی یہ جو ہیلتھ کیئر کمیشن انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے جی اور اسی کام کے لیے بنایا کہ پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر کویکری ختم ہو جائے. جی کویکری مین عطائیت, جی جو لوگ فیک کام کر رہے ہیں, ٹھیک جی ہے, تو اس پہ یہ ہمارا ادارہ ایک سرکاری ادارہ ہے. جی تو وہ جو ڈاکٹر ہیں ان کو رجسٹرڈ بھی کرتا ہے, اس کو لائسنس بھی دیتا ہے, جی اور جو عطائی ہیں ان کو بالکل رجسٹریشن بھی نہیں ملتی جی اور ان کو لائسنسنگ بھی نہیں ہوتی, بلکہ وہ جب ریڈ کرتے ہیں تو ان کو وہ بند بھی کر دیتے ہیں. جی جدید ٹیکنالوجی جیسا کہ اے آئی ڈاکٹرز کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ آج کل تو ساری دنیا اے آئی پہ آ گئی ہے. جی انجینئرنگ ہے, میڈیکل ہے, عام روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں, تو اس کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں. جی میڈیکل آپ کی سوچ ہو سکتی ہے جتنا ایڈوانس ہو گیا ہے, جی ٹھیک ہے. دیکھیں آج سے پہلے, جیسے پہلے موٹے موٹے بڑے بڑے ٹی وی ہوتے تھے, جی اب سمارٹ آ گئے ہیں. بالکل. پہلے بڑے بڑے ٹیلی فون ہوتے تھے, اب سمارٹ آ گئے ہیں. جی بالکل. میڈیکل پروفیشن میں بھی ہمارے لیپروسکوپیز, ہم جی پیٹ نہیں چاک کرتے, جی ہم جسٹ کیمرہ اندر ڈالتے ہیں اور ہمارے سامنے ایک سکرین لگی ہوتی ہے, ہم پورا اس کا معائنہ کرتے ہیں جی اور جو چیز ہم نے نکالنی ہو تو اس کو ہم ریموو کر دیتے ہیں. لیپروسکوپک سرجری, جی یہ تو خیر بڑی پرانی ٹیکنالوجی ہے, ورلڈ وائڈ ساری دنیا میں چل رہی ہے, پاکستان میں بھی کوئی 20 سال سے چل رہی ہے. اب ریبوٹک سرجری آ گئی ہے. جی ریبوٹک سرجری میں آپ کو بتاؤں, امیجن کریں گے آپ جی کہ بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے, سرجری اس کی لاہور کے اندر ہو رہی ہے, سرجن امریکہ میں بیٹھا ہے. یہ پچھلے دنوں ایک مسلمان سرجن تھا, وہ کویت میں بیٹھا ہوا تھا, مریض انڈیا میں تھا, اور وہ ریبوٹک سرجری ریبوٹ کے تھرو اس کو ہینڈلنگ کر رہا تھا, وہ سرجن ڈاکٹر کویت میں بیٹھ کے. جی کویت میں وہ ریبوٹک سرجری اور سکسیسفل ہوئی تھی. جی تو یہ اے آئی کے بغیر ممکن نہیں تھا. جی یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ کویت میں بیٹھا ڈاکٹر پاکستان میں علاج کر رہا ہے. اس کی کوڈنگ ہوتی ہے, جی. اس کا ٹوٹل کنٹرول کمپیوٹر کا, جی اس کا پاسورڈ, اس کی چیزیں ساری وہ کویت میں بیٹھی ہیں, جی. ٹھیک ہے. وہ کمپیوٹر کی سارا کنٹرول اس کے پاس ہے, جی وہ اس کو فیڈ کرتا رہے گا جی کہ ایسے چیرا دینا ہے وہ چیرا آئے گا, ایسے ایسے کرنا ہے وہ ویسے پروسیڈ ہوتا رہتا ہے. ویری ایزی. کیا ہر چھوٹی بیماری پر اینٹی بایوٹک لینا درست ہے؟ سیلف میڈیکیشن ہمیشہ نقصان دیتی ہے, جی ٹھیک ہے. تو جو بھی ایشو ہے وہ اپنے پراپر ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر کو چیک کرائیں, جی وہ ڈائگنوسس بنائے جی. کہ اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. جی جیسے اکثر آج کل گرمی ہے, موسم تھوڑا سا ذرا گرم ہوتا ہے, جی تو بچے کولڈ ڈرنکس, کھٹی تلی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں, جی تو اس میں گلا خراب ہو جاتا ہے. جی اور اکثر سور تھروٹ دی ریزن از وائرل, اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ کوالیفائڈ بندے کے پاس جائیں گے تو وہی مطلب ضرورت ہوگی تو دے گا, نہیں ہوگی تو نہیں دے گا. جی تو اینٹی بایوٹک یوز ہوگی, پھر سیلف میڈیکیشن کے طور پر گھر میں بیٹھی آپ تجربہ کرتے رہیں گے, جی یا آپ گلی میں کسی کویک کو ملیں گے تو وہ اینٹی بایوٹک پہ ڈال دے گا, لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں اکثر اوقات لوگ سیلف میڈیکیشن کے متعلق اس طرح کے, کوئی بندہ کہتا ہے آپ کے سر میں درد ہے پیناڈول لے لیں, آپ کے پیٹ میں درد ہے باسکوپان لے لیں, اس طرح کی سیلف میڈیکیشن کرنی چاہیے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی تو ایک کوالیفائڈ بندہ آپ کو دوائی لکھ کے دے جی اور ایک پراپر فارمیسی سے پرچیز کریں, جی. پھر آپ کو نقصان نہیں ہوگا. جی اگر آپ کسی کی باتوں پہ, جیسے ہمارے ملک میں یہ بھی کامن چیز ہے کہ ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہے. جی بالکل ایسے ہی نہیں. جی بالکل. تو آپ کسی چوک میں بیٹھ کے بھی کچھ ذکر تو کریں. جی 10 بندے بیٹھیں تو 10 آپ کے پاس نسخے آ جائیں گے. بالکل ایسے ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کا الٹیمیٹلی, چونکہ انہوں نے سائنس نہیں پڑھی, انہوں نے میڈیکل نہیں پڑھا, وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ہمیشہ کوئی ایشو ہے پراپر ڈاکٹر کو ملنا چاہیے, جی. اور وہ جو آپ کے بارے میں بہتر سمجھے جی. وہ اس کو ایڈوائز کرے. لوگ اپنی صحت کے حوالے سے سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں؟ جو عام پبلک کو کمپلیکیشن کی طرف لے جاتی ہیں. آپ کا بلڈ پریشر ہے, جی آپ نے توجہ نہیں دی, جی فالج ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, آپ تو لیٹ گئے نا, آپ کے گھر کے سرکٹ کون چلائے گا؟ بالکل ایسے ہی. تو میرا ایک سجیشن ہے, یہ میرا پرسنل مشورہ ہے, جی ٹھیک ہے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے شہر کے لوگوں کے لیے, اپنی پبلک کے لیے,
جی کہ اپنی صحت کی طرف توجہ دیا کریں, جی اپنے روٹین کا چیک اپ کرایا کریں, اور کوئی ڈاکٹر ان کو کوئی بیماری بتاتا ہے تو اس پہ وہ دھیان دیا کریں. جی. جی. آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کیا آپ کو اپنی میڈیکل ہسٹری بتانی چاہیے؟ جی, میڈیکل ہسٹری ضرور بتانی چاہیے. جی. میڈیکل ہسٹری نہیں نہ بتائیں گے تو ایشوز آ جاتے ہیں. میں نے اکثر اوقات ہاسپٹل میں جا کے مریضوں کو دیکھا ہے, نہ وہ اپنی میڈیکل ہسٹری دیتے ہیں اور نہ ہی ڈاکٹر مانگتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا مشورہ ہے؟ آج سے 30 سال پہلے جو ڈاکٹر بیٹھے تھے انتہائی قابل تھے. جی. اور وہ ہسٹری پہ فوکس کرتے تھے. جی. ہسٹری پہ ڈائگنوسس بنا کے تو اس کی ٹریٹمنٹ لے لیتے تھے. تو ہسٹری کی بہت ہی اہمیت ہے. تو ڈاکٹر کو بھی ڈیٹیل میں پوچھنا چاہیے. اس کے سارے, اس کا پورا پروٹوکول ہے, ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے. جی. اس کے پروٹوکول کے مطابق مریض کا معائنہ کرنا چاہیے. جی. اور کوئی بات مطلب نہیں رکھنی نہیں چاہیے. جی. اور اسی طرح مریض کو کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے. ہاں, ریئلٹی بتائیں گے تو آپ کا فائدہ ہے. جی. جی. خورشید اسحاق ہاسپٹل اس نام کی کیا وجوہات ہے؟ یہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے. جی. ٹھیک ہے. جب میں میڈیکل کالج میں گیا تھا نا, تو تب بھی جب ڈاکٹر بننا شروع ہو گیا, جی, تب بھی اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا جی, خورشید یہ بڑا برکت والا نام ہے. جی. ٹھیک ہے. یہ برکت والا پتہ ہے کیوں نام ہے؟ جی. یہ خورشید میری ماں کا نام ہے. ماشاءاللہ. اسحاق میرے والد صاحب کا نام ہے. ماشاءاللہ. یہ اپنے ماں باپ کے نام کی وجہ سے میں نے یہ ہاسپٹل اسٹیبلش کیا ہے. جی. اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے. جی. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. جی. آپ خورشید اسحاق ہاسپٹل کو آنے والے ٹائم میں کہاں دیکھتے ہیں؟ میں تو اللہ کا شکر ہے ہمیشہ ہی یہ جو میری پریارٹی ہے یہی ہوتی ہے کہ یہ جو ادارہ ہے جی, یہ الحمدللہ قائم دائم رہے. جی. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے جو نئی سے نئی جو چیزیں ہیں, نئی سے نئی مشینری ہے, نئی سے نئی ٹیکنالوجیز ہیں, جی, وہ ہم یہاں پہ اپلائی کرتے رہتے ہیں. جی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس کا پنجاب لیول پہ ایک نام ہے الحمدللہ خورشید اسحاق ہاسپٹل کا. ٹھیک ہے. جی. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اور میں اس کو اس سے بھی آگے انشاءاللہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. کون کون سے امراض کا علاج خورشید اسحاق ہاسپٹل میں ہو رہا ہے؟ یہاں تو اللہ کا شکر ہے یار, کون سی بیماری ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. آپ کوئی ایک سبجیکٹ پکڑیں. جی. آپ سب سے پہلے گائنی کے پکڑیں, گائنی کا. جی. ہمارے ہاسپٹل سے پہلے پتوں کی سٹی میں کویکری ہوتی تھی گائنی میں. جی. ٹھیک ہے. اور پتوں کی فرسٹ کوالیفائڈ ڈاکٹر جی ڈاکٹر شاہدہ منیر, جی, FCPS کنسلٹنٹ, جی, سرجن, جی, اور MRCOG. جی. ٹھیک ہے. وہ شی از فرسٹ لیڈی. ٹھیک ہے. جی. تو وہ گائنی کا آلموسٹ ایوری کائنڈ آف اللہ تعالیٰ نے بڑے جوڑوں کو بھاگ لگایا. انفرٹیلٹی ہے, جی, ڈلیوریز ہیں, پین لیس ڈلیوری ہے, بچے دانی کا بغیر پیٹ چاک کی آپریشن, بغیر کیمرے کے. جی. ویجائنل ہسٹریکٹمی وی آر ڈوئنگ. جی. ٹھیک ہے. سنس 2011. جی. اور اسی طرح جنرل سرجری کے آلموسٹ سارے پروسیجر وی آر ڈوئنگ لیپروسکوپیز. جی. وی آر پائنیئر. خورشید اسحاق ہسپتال از دی فرسٹ ون ہو اسٹارٹڈ دی لیپروسکوپک سرجری ان پتوں کی. جی. ٹھیک ہے. 2010 میں ہم نے پہلی لیپروسکوپی یہاں پہ کی تھی, اور کانسیپٹ یہ سارا کریڈٹ خورشید اسحاق کو الحمدللہ جاتا ہے بائی دی گریس آف اللہ. جی. تو اس کے علاوہ آرتھوپیڈک سرجری ہے, اس کے علاوہ پیڈیاٹرک سرجری ہے. بچوں کے یہ تالو نہیں بنے ہوتے. جی. بچوں کے یہ جو ہے کلیفٹ لپ ہوتا ہے, کلیفٹ پیلٹ ہوتا ہے, ان کی سرجری ہم کر رہے ہیں. جی. اور یورالوجی کی سرجری, گردوں کے آپریشن, یہ مطلب گردوں میں سٹون ہے یا کوئی بزرگ ہیں ان کا پیشاب رک گیا ہے, ان کا پروسٹیٹ کا ایشو ہے, وی آر ڈوئنگ. جی. ہاں. اس کے علاوہ آرتھوپیڈک کے سارے نیلنگ پلیٹنگ, ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کی ہم سرجری کر رہے ہیں الحمدللہ. جی. بواسیر کے آپریشن ہو رہے ہیں, اپینڈکس کے آپریشن ہو رہے ہیں, پتے کے آپریشن ہو رہے ہیں, رسولیوں کے آپریشن ہو رہے ہیں. جی. وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ پوچھیں کون سا نہیں کر رہے. جی. ہاں. موٹے موٹے 2-4 آپریشن ایسے ہیں جو مطلب جن کو ICU کی ضرورت ہوتی ہے, وہ انتہائی سینسٹیو آپریشن ہوتے ہیں. جیسے کارڈک سرجری ہے, برین سرجری ہے, تو وہ تو آلویز ٹیچنگ سیٹ اپ میں ہوتے ہیں. جی. بہت بڑی اسپتال میں ہوتے ہیں. جی. باقی آلموسٹ وی آر ڈوئنگ. جی. لیزر سرجری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی سرجری کر کون رہا ہے.
जी लेज़र आम लोगों को मुतमिन करने के लिए एक सेल्फ मेड एक टर्म बन गई है जी। इसका मेडिकल में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी जी। अगर दोबारा मौका मिले तो क्या आप फिर भी यही पेशा इख्तियार करेंगे? उस्मान, नोबल प्रोफेशन, जी ठीक है। ये जो मसीहा है ना, ये अल्लाह ताला ने बड़ा करम होता है ये डॉक्टरों पे। जी तो मुझे अल्लाह ताला दोबारा मौका देगा तो दोबारा भी इंशाल्लाह मैं डॉक्टर ही बनूंगा। माशाल्लाह। खुर्शीद इसहाक हॉस्पिटल के अलावा भी आप किसी इदारे को रन कर रहे हैं? उस्मान, ये खुर्शीद इसहाक 2010 में बना है। जी उससे पहले जो पाकिस्तान के बहुत नामवर हस्पताल है, जी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काम किया है। जी निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान जी बड़ा ही ज़बरदस्त हॉस्पिटल है जी उस टेरिटरी का दी बिगेस्ट हॉस्पिटल। मेयो हॉस्पिटल लाहौर, जी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर। जी तो जब से अल्लाह ताला ने अपना सेटअप दे दिया, जी फिर मैंने सरकारी जॉब को रिज़ाइन कर दिया। जी मैंने खुद फील किया जी कि एक वक्त में एक ही प्रॉपर और अच्छा काम हो सकता है, जी ठीक है। या सरकारी करें, सरकारी करने तो प्राइवेट ना करें आप, जी ठीक है। अगर प्राइवेट करना है तो उसको खैर बात कह दें जी कि बजाय इसके आप सरकारी सेटअप में बैठ के वहां से मरीज घेर घेर के अपने प्राइवेट सेक्टर में करें। जी अगर वहां बैठे यहाँ के मरीज खराब, अगर यहाँ बैठे वहां के मरीज खराब, तो अल्लाह का शुक्र है उससे पहले बड़ा काम किया है। सरकारी जॉब का टाइम ओवर कितना है आपका? टोटल 15 साल मैंने सरकारी जॉब की। मेरी ज़िंदगी के अहम तरीन 8 साल मेरे मेयो हॉस्पिटल की एमरजेंसी में गुजरे। मेयो हॉस्पिटल का कैसा तजुर्बा रहा? मेयो हॉस्पिटल किसी दौर में द बिगेस्ट हॉस्पिटल ऑफ द एशिया, जी कि इंडिया बांग्लादेश में भी इतना बड़ा अस्पताल नहीं था, अब शायद बन गए होंगे। जी तो अभी भी पाकिस्तान का जो बिगेस्ट टीचिंग सेटअप, गवर्नमेंट सेटअप है, जी। दैट इज़ द मेयो हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, जो आजकल के नौजवान डॉक्टर, नए डॉक्टर हैं, उनके लिए आपका कोई खुसूसी पैगाम? यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए मेरा बड़ा वाज़ेह मैसेज है, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। जी जो डॉक्टर हैं तो ये देखें, छत पे चढ़ने के लिए पूरे प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, जी। ठीक है। अगर ये आज डॉक्टर मुनीर कुर्सी पे बैठा हुआ है, जी। तो आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले क्या क्राइटेरिया था, ये मुझे पता है, मेरे टीचर्स को पता है, ठीक है। तो ये कुर्सी लेने के लिए, अच्छी सीट पे बैठने के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। जी। तो डॉक्टर्स को दो चीज़ों का, न्यू डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स को दो चीज़ों का ढेर सारा ख्याल रखना चाहिए। जी। एक तो अपनी ज़िंदगी में उनको एफर्ट नहीं ख़त्म करनी चाहिए, जी कोशिश नहीं ख़त्म करनी चाहिए, जी। ठीक है। दूसरा, उनको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जी। बी पॉजिटिव, ठीक जी। है। तो इंशाल्लाह वो कामयाबियाँ और कामरानियाँ उनके कदम चूमेंगी इंशाल्लाह। आज नहीं कल वो किसी न किसी अच्छे लेवल पे बैठे होंगे। जी सर, जब हम खुर्शीद इसहाक हॉस्पिटल में आए हैं, इसके लॉन में बहुत ही महंगे और अच्छे म्यार के पौधे लगे हुए थे, जो आम रूटीन में, आम हॉस्पिटल्स में नहीं देखने को मिलते। इसकी क्या वजह है? मुझे जब भी टाइम मिलता है ना, जी तो गार्डनिंग मेरी इज़ माई हॉबी। जी मेरा शौक़ होता है कि मैं थोड़ा सा टाइम पौधों को दूँ, जी चहलकदमी करूँ, जी। ठीक है। और उनके जो कोई फ्रूट हैं वो घर के अपने जो फल लगे हुए हैं उनको टेस्ट करूं, जी ठीक है। जो हमारे जो हैं फूल हैं उनकी स्मेल में लूं, जी तो ये मेरा शौक़ है। जी और दूसरा ये है कि ग्रीनरी की ना ज़रूरत भी है हमारे इस मुल्क में भी। देखें ना, आप सिर्फ अंदर की बात कर रहे जी। हैं, आप बाहर देखेंगे, बाहर भी मेरे ढेर सारे मैंने पौधे लगाए हुए हैं। जी कोई साए के लिए लगाए हुए हैं, कोई ऑक्सीजन के लिए लगाए हुए हैं, कोई जी। खूबसूरती के लिए लगाए हुए हैं, जी। ठीक है। तो आगे 14 अगस्त भी आ रही है, तो अभी भी मैंने काफ़ी पौधे मंगवाए जी। हैं, आज भी हम लगाते रहे हैं, नेक्स्ट भी इंशाल्लाह लगाएंगे। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो जो हम 14 अगस्त में हमारा पुराना कल्चर है ना, वो पूं पूं पां पां उसको ख़त्म करके, जी। तो झंडियों को ख़त्म करके, जी। तो हम ये प्लांटेशन की तरफ आए। मेरी एक वीडियो YouTube पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसमें मेरा मैसेज था, इस 14 अगस्त को पां की जगह छां करें। जी वो पौधे लगा रहे हैं हम, और एक पूरी वीडियो पड़ी हुई है। तो तब भी आवाम को हमने भी मैसेज देना चाहा है कि आप बजाय इसके कि आप पां पां करें, आप छां करें, पौधे लगाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब, सुना है कि आपके पास मल्टीपल वीज़ाज हैं और आपने पाकिस्तान में रहकर अपनी जॉब की, पाकिस्तान में एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, आप आउट ऑफ कंट्री क्यों नहीं गए? जो इज़्ज़त, जो शनाख्त मेरी पाकिस्तान में मिली, मुझे पत्तू की के लोगों ने प्यार दिया, जी। ये शायद वहाँ ना मिल सके।
जी। ठीक है। तो मैं अपने वालिदैन की वजह से, अपने मुल्क की वजह से जी और अपने शहर को हाईली क्वालिफाइड सर्विसेज देने के लिए देखिए मैं लाहौर में भी अपना सेटअप बना सकता था। जी एक छोटे से शहर में हाईली क्वालिफाइड टीम, हाईली क्वालिफाइड लोग जी आपको सर्विसेज दे रहे हैं। जी ठीक है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने लोगों की वजह से, अपने मुल्क की वजह से, अपने जी। वालिदैन की वजह से यहाँ बैठा हुआ हूँ। जी और मैं बड़ा मुतमिन हूँ जो अपने फैसले पे, जो आज से मैंने 25 साल पहले फैसला किया था, जी मैं खुश हूँ अपने उस फैसले पे। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनीर अहमद चौधरी साहब। आप आखिर में हमारी ऑडियंस के लिए एक पैगाम। मेरा जो पाकिस्तानी न्यू जनरेशन है उसके लिए मैसेज है कि तालीम पे फोकस करें। तालीम इंतहाई ज़रूरी है। तालीम के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपने दुनिया में भी आगे बढ़ना है तो अपनी तालीम पे, अपनी एजुकेशन पे फोकस करें। और सेकंड नंबर पे तालीम भी मुख्तलिफ लेवल्स की है। एक तालीम सिंपल आपने BA MA करना है, एक आपने प्रोफेशनल डिग्री लेनी है। ऑलवेज फोकस ऑन योर प्रोफेशनल डिग्रीज। ठीक है। और आखिर में अपने किरदार, अपने करैक्टर पे फोकस रखें। जब आप मार्केट में बैठेंगे, पढ़ के बैठेंगे और तालीम ले के बैठेंगे तो फिर मार्केट में आपका किरदार बिकता है, आपका नाम बिकता है। ठीक है। तो अपने किरदार को इंतहाई खूबसूरत बनाएं ताकि आपकी बैक साइड पे लोग इंसान का, मैं अक्सर कहता हूँ कि इंसान का जो किरदार है वो एक आईना है लोगों के लिए। ठीक है। और एक अच्छा खूबसूरत आईना दुनिया के सामने और पब्लिक के सामने प्रेजेंट करें। बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। आज का खे खबर आपको कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।